नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। इससे पहले कि मैं नेताजी की बात शुरू करूं और हम इस पर चर्चा करें कि उनकी मौत का राज क्या है, मौत कैसे हुई, क्यों उलझता चला गया मौत का ये रहस्य, एक बात मैं शुरू में ही बता देना चाहूंगा कि सुभाष कभी मरे ही नहीं। मौत उनको कभी हरा ही नहीं पाई। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह क्या है, ये आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे। लेकिन एक ऐसा नेता, एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा सपूत, एक ऐसा सैनिक जिसने अपनी जिंदगी का एक एक पल इस देश के नाम कर दिया, इस देश की आजादी के नाम कर दिया, उसकी मौत कैसे एक रहस्य बन गई। जिस देश के सपूत की जिंदगी हिंदुस्तान की नस्लों के लिए एक मिसाल है, उसी वीर की मौत एक रहस्य क्यों है? क्या हुआ नेताजी के साथ, और उनके साथ उनके गायब होने के बाद वो कौन लोग थे जो कई तरह के शक के दायरे में रहे? क्या सच में नेताजी को उनके साथियों ने धोखा दिया? क्या सच में नेताजी की गैर मौजूदगी किसी के लिए फायदे का सबब बनी? क्या सच में कुछ लोग सुभाष का नाम गुमनाम कर देना चाहते थे? और क्या ये गुमनामी किसी खास षड्यंत्र का हिस्सा थी? इन सवालों से अलग सच ये है कि सुभाष कभी मरे नहीं, सुभाष कभी मरते नहीं। तो शुरुआत करते हैं दो तारीखों से। एक तारीख से नेताजी की गुमनामी की खबरें शुरू हुई तो दूसरी तारीख से एक गुमनामी की खबरों का अंत। लेकिन इन दो तारीखों के बीच ही तमाम सवालों के जवाब और रहस्य सिमटे हुए हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। Whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. तो कौम पे लुटाए। दो तारीखें, मौत की दो खबरें, लेकिन दुनिया को विदा कहने वाला शख्स एक ही। भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े नायकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी इन दो तारीखों की गुत्थी के बीच इतने सवाल हैं कि उनका मुकम्मल जवाब आज तक नहीं मिला। और यही अनुत्तरित सवाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े सबसे बड़े रहस्य और विवाद की वजह है। क्या है इन दो तारीखों की कहानी? अठारह अगस्त 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। अमेरिका के परमाणु हमले से जापान टूट चुका था। नेताजी विमान से जापान छोड़कर सोवियत रूस जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट और कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। इन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात 9 बजे हुई। The blood of freedom-loving Indians begins to flow, will India
अटेन अ फ्रीडम। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 1956 और 1970 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार ये नतीजा निकाला गया कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। लेकिन जिस ताइवान की भूमि पर यह दुर्घटना होने की खबर थी, उस ताइवान देश की सरकार से इन दोनों आयोगों ने कोई बात नहीं की। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। दो 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। अठारह सितंबर 1985 इस तारीख को एक और मौत हुई। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी शख्स, जिसे सभी गुमनामी बाबा कहते थे, उसने आखिरी सांस ली। लेकिन कई शोधकर्ताओं का मानना है कि गुमनामी बाबा ही दरअसल सुभाष चंद्र बोस थे, जो कुछ विशेष कारणों से इस तरह से रह रहे थे। इस थ्योरी के समर्थन में भी कई सारे तर्क मौजूद हैं। जब देश भर में गुमनामी बाबा की चर्चा शुरू हुई, तब विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत के सरकार के सिद्धांत पर सवाल तेजी से उठने लगे। इसके अलावा भी कई तरह की चर्चाएं भी होती रही हैं, जिसमें नेताजी की हत्या से लेकर उनके रूस में होने और लाल बहादुर शास्त्री के रूस दौरे के समय नेताजी के रूस में मौजूद होने की बात भी कही जाती रही। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये प्रश्न बना हुआ है कि आखिर नेताजी की मौत का सच क्या है। अगर 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई, तो विवाद क्या है? क्या है विवाद? विवाद मौत को लेकर है, जांच को लेकर है, उनके खजाने को लूटने को लेकर है। क्या है विवाद और क्यों है विवाद? नेताजी के गायब होने के लंबे समय बाद भी जांच कमेटियां बनती रहीं, पर विवादों का सिलसिला खत्म होने के बजाय बढ़ता और उलझता चला गया। और एक महान शख्स की मौत से जुड़ी हर कहानी में किसी साजिश का शक किया जाने लगा। We are conscious that the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. सवाल यह है कि आखिर नेताजी की मौत को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? क्या वजह रही कि नेहरू से लेकर इंदिरा सरकार तक के दावों पर सवाल उठते रहे? दरअसल नेताजी की मौत पर गठित की गई जांच कमेटियों ने जो तर्क दिए थे, उनमें कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने इस पूरे प्रकरण के किसी षड्यंत्र का हिस्सा होने का शक पैदा कर दिया, जिसमें आजाद हिंद फौज के जमा खजाने या नेताजी के परिवार की जासूसी या इंदिरा के समय कुछ अहम दस्तावेजों के गायब होने का सवाल शामिल है। और गुमनामी बाबा का मामला भी अहम है। क्यों है नेताजी की मौत को लेकर विवाद? जांच कमेटियों की रिपोर्ट में अंतर। नेताजी की मौत के मामले की जांच के लिए नेहरू सरकार के समय 1956 में शहनवाज कमेटी और दोबारा 1970 में खोसला कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने विमान दुर्घटना की थियरी को सही माना। लेकिन 1999 में गठित तीसरी कमेटी यानी मुखर्जी कमेटी ने विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत की पुष्टि नहीं की। पहली दो कमेटियों ने नहीं की ताइवान से कोई बात। शहनवाज कमेटी और खोसला कमेटी ने नेताजी की मौत की जांच के दौरान ताइवान सरकार से कोई बात नहीं की थी और मौजूद जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी थी।
ताइवान सरकार का विमान दुर्घटना से इनकार। 2005 में पेश की गई मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान की धरती पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। ये बात ताइवान सरकार के हवाले से कही गई थी। कर्नल हबीबुर रहमान के बयानों पर सवाल। दावा यह भी है कि नेताजी की मौत के समय उनके साथ मौजूद कर्नल हबीबुर रहमान के अलग अलग समय पर दिए गए बयानों में अंतर की वजह से कई सवाल पैदा हुए। नेताजी के परिवार की जासूसी पर विवाद। हाल के खुलासों से पता चला है कि नेताजी के परिवार की 2 दशक तक आईबी से जासूसी कराई जाती रही, जिससे ये विवाद उठा कि नेहरू सरकार को पूरी आशंका थी कि नेताजी जिंदा हो सकते हैं। श्यामलाल जैन का जांच कमेटी को दिया बयान। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि नेहरू के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन ने शाहनवाज कमेटी को अपने दिए बयान में कहा है कि 1946 में नेहरू ने ब्रिटेन के पीएम मैटली के लिए एक पत्र लिखवाया था, जिसमें स्टालिन के उस मैसेज का जिक्र था जिसमें उसने कहा था कि नेताजी रूस के कब्जे में हैं। नेताजी के खजाने की लूट पर सरकार की चुप्पी। नेताजी से जुड़ी कुछ फाइलों के हवाले से मीडिया में आई चौंकाने वाली खबरों ने इस विवाद को जन्म दिया। इसमें कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लालच और मौका परस्ती की कहानी बंद है, जिन्होंने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के खजाने को लूट लिया था। ये संदिग्ध लूट 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के फौरन बाद हुई थी। लेकिन आज कहानी में चौंकाने वाला मोड़ आजाद हिंद फौज के सैकड़ों करोड़ रुपए के खजाने का गायब होना नहीं है। आश्चर्यजनक ये है कि उस वक्त की सरकार इस बारे में जानती थी, लेकिन उसने किया कुछ नहीं। बाद में जो थोड़ा बहुत हुआ भी वो किसी खाना पूर्ति और बड़ी साजिश का शक पैदा करते हैं। रेंकोजी मंदिर को लेकर नेहरू की सतर्कता पर विवाद। शोधकर्ता और इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक अनुज धर ने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि नेहरू ने अपने हाथों से आईबी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया था कि वो बोस के पौत्र अमिया बोस के जापान जाने पर नजर रखें और ये पता करें कि क्या वो रेंकोजी मंदिर भी गए। रेंकोजी मंदिर में ही नेताजी की अस्थियां रखे जाने का दावा किया जाता रहा है। रेंकोजी मंदिर में नेताजी के अवशेष पर सवाल। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार यह दावा किया है कि चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद उन्हें एक अहम जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि जापान सरकार की ओर से आए एक अनुरोध में यह कहा गया था कि रेंकोजी मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां रखी हैं उनको आप ले जाइए, लेकिन एक शर्त पर कि आप इसका डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। नेताजी से जुड़ी फाइल का नष्ट किए जाने का विवाद। सुब्रमण्यम स्वामी के ये भी आरोप हैं कि इंदिरा के शासनकाल में नेताजी से जुड़ी एक पूरी फाइल नष्ट की गई। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? उस फाइल में ऐसा क्या था? गुमनामी बाबा या नेताजी। लेखक अनुज धर, नेताजी के रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने फैजाबाद के गुमनामी बाबा के नेताजी होने की संभावना जताकर एक और सवाल पैदा कर दिया। लंबे समय तक गुमनामी बाबा को लोग नेताजी के रूप में देखते रहे और इसे साबित करने के लिए कई सबूत दिए जाते हैं। 2005 में मुखर्जी आयोग ने गुमनामी बाबा को पूरी तरह से न खारिज कर इस विवाद को और बल दे दिया। दरअसल नेताजी की मौत को लेकर सरकार ने अलग अलग समय में कुछ कमेटियां बनाई, कुछ जांच आयोग बनाए, लेकिन उनकी जब रिपोर्ट सामने आई तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। उन समितियों के बारे में, उन जांच आयोगों के बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक।
नेताजी की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत सरकार की तरफ से अलग अलग समय में जांच कमेटियां बनी। सबसे पहले नेताजी की गुमशुदगी के करीब 10 साल बाद पहली कमेटी यानी शहनवाज कमेटी बनी, बाद में खोसला कमेटी और सबसे आखिर में मुखर्जी कमेटी बनी। लेकिन किसी के नेताजी की मौत से जुड़े सवाल का मुकम्मल जवाब न दे पाने की वजह से भी कई सारे सवाल उठे। Only when the blood of freedom-loving Indian begins to flow will India attain her freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सवाल उठता है कि आधिकारिक तौर पर नेताजी की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए अब तक जो कमेटियां बनी और जो उन्होंने जांच की, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है और क्या उनकी रिपोर्ट कोई ठोस तथ्य सामने रख पाती है। इसके लिए इन तीनों कमेटियों की रिपोर्ट की मोटी बातें समझना बेहद जरूरी है। उन्नीस 3 सदस्यों वाली इस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी, आईएनए के पूर्व अधिकारी और कांग्रेस के तब के सांसद शहनवाज खान थे। उनके साथ इस कमेटी में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नॉमिनेटेड एसएन मित्रा और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस भी शामिल थे। इस कमेटी ने 67 लोगों की गवाही दर्ज की जो भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में रहते थे। कमेटी ने प्लेन क्रैश में बचे लोगों के भी बयान लिए, जिसमें डॉक्टर योशिमी, जो नेताजी के आखिरी समय में उनका इलाज कर रहे थे, शामिल थे। कमेटी ने प्लेन में नेताजी के साथ घायल हुए उनके सहयोगी हबीबुर रहमान, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, उनका भी बयान दर्ज किया। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि तायोहोकू सैनिक अस्पताल में ही नेताजी की मौत हुई। लेकिन शहनवाज कमेटी की जांच रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं के भी आरोप लगे। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कमेटी के मेंबर और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने लगाए। सुरेश चंद्र बोस ने कमेटी की फाइल रिपोर्ट पर यह कहते हुए साइन करने से इनकार कर दिया कि शहनवाज खान ने कई महत्वपूर्ण प्रमाण उनसे छुपाए। सुरेश चंद्र बोस ने यह भी आरोप लगाया कि इस कमेटी के काम में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सीधे दखल देते थे। उनका आरोप था कि बंगाल के तब के सीएम पीसी रॉय समेत कई लोगों ने उन पर कमेटी की रिपोर्ट को मानने और दस्तखत करने का दबाव बनाया। सुरेश चंद्र बोस ने नेताजी की प्लेन हादसे में मौत के सिद्धांत को खारिज करते हुए अपने जीवन के आखिर तक ये मानते रहे कि नेताजी की मौत नहीं हुई। शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट पर यह भी सवाल है कि रिपोर्ट में ताइवान सरकार की ओर से किसी भी तरह से संपर्क के बिना और ताइवान गए बिना ही विमान दुर्घटना की थ्योरी को स्वीकार कर लिया गया। खोसला कमेटी 1970। नेहरू सरकार ने शहनवाज कमीशन की उस रिपोर्ट को स्वीकार तो कर लिया जिस पर तीसरे सदस्य सुरेंद्र चंद्र बोस ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझी नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से चलाई गई मुहिम के बाद 350 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंपा गया, जिसके बाद लगातार मांग को देखते हुए जुलाई 1970 में खोसला कमेटी का गठन किया गया। एक सदस्यीय कमेटी का मकसद नेताजी के गायब होने और बार बार उनके जीवित होने की खबरों को ध्यान में रखते हुए किया गया। जीडी खोसला पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। जस्टिस खोसला ने अपनी रिपोर्ट 1974 में पेश की। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां नेताजी की मौत को प्लेन दुर्घटना में बताया गया, वहीं दूसरी ओर उनके जिंदा होने की खबरों के पीछे के मकसद का भी जिक्र किया गया। खोसला कमेटी ने यह दावा किया कि नेताजी के जिंदा होने की खबरों के पीछे राजनीतिक मकसद है। मुखर्जी कमीशन 1999। एक सदस्यीय मुखर्जी कमीशन का गठन 1999 में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस मनोज मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया। इस कमीशन का उद्देश्य ये पता करना था कि नेताजी जीवित हैं या नहीं, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई या नहीं, जापान के मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं, क्या उनकी मौत किसी और वजह से हुई, नेताजी के गायब होने में सोवियत कनेक्शन है या नहीं। मुखर्जी कमीशन ने
2005 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कमीशन ने 1945 में प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत की बात को खारिज कर दिया। कमीशन ने ताइवान सरकार की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 18 अगस्त 1945 में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। आयोग ने फैजाबाद के गुमनामी बाबा के नेताजी होने के दावों की भी पुष्टि नहीं की। आयोग ने इस मामले में सोवियत रूस की भूमिका की और ज्यादा जांच करने की सिफारिश की। इस आयोग की जांच रिपोर्ट को तब की यूपीए सरकार ने खारिज कर दिया। और ये सब चल ही रहा था कि फैजाबाद से एक नाम निकल कर आया गुमनामी बाबा का। आगे गुमनामी बाबा की कहानी। एक नाम जो नेताजी की मौत और उनके जिंदा होने के रहस्य से सबसे ज्यादा जुड़ा रहा, वो है गुमनामी बाबा का। कई लोगों ने बहुत विश्वास के साथ दावा किया है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। कई कहानियां और तर्क हैं इसके समर्थन में। क्या है गुमनामी बाबा के नेताजी का संबंध और इस बात की चर्चा हर बार क्यों होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आज भी रहस्य बरकरार है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। इस पर बहुत से लोग यकीन नहीं करते हैं। बहुत से लोग ये भी यकीन नहीं करते कि नेताजी फैजाबाद में कई साल तक गुपचुप तरीके से रहने वाले वो साधु थे जिन्हें गुमनामी बाबा कहा जाता था। लेकिन गुमनामी बाबा की कहानी इतनी उलझी हुई है कि बहुत से लोग उनके नेताजी होने की संभावना से इनकार भी नहीं कर पाते। फैजाबाद में सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट में गुमनामी बाबा की समाधि है। 18 सितंबर 1985 में गुमनामी बाबा के निधन के बाद यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस पर गुमनामी बाबा की जन्म तिथि 23 जनवरी 1897 दर्ज है, यानी वो तारीख जब नेताजी का जन्म हुआ। गुमनामी बाबा के अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो कुछ वक्त तक अयोध्या में रहे थे। 1982 में वो फैजाबाद के राम भवन में आकर रहने लगे। गुमनामी बाबा को करीब से देखने वाले कहते हैं कि उनकी बहुत सी बातें नेताजी से मिलती जुलती थीं। गुमनामी बाबा की तस्वीर उन्हें देखने वालों के बयान के आधार पर एक चित्रकार ने बनाई है, लेकिन उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वो नेताजी की तरह ही 6 फुट के थे। सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा का आखिर क्या है संबंध? ऐसा कहा जाता है कि गुमनामी बाबा धारा प्रवाह जर्मन, संस्कृत और बंगाली बोलते थे। उनकी मौत के बाद राम भवन में उनका चश्मा, कई दस्तावेज, खत भी मिले जो गुमनामी बाबा के नेताजी होने के शक को पुख्ता करते हैं। गुमनामी बाबा ही अगर नेताजी थे तो सवाल है कि उनकी मौत पर बने आयोग ये सच क्यों नहीं तलाश सके कि विमान हादसे के बाद भी वो जिंदा थे। गुमनाम रहने के पीछे देश के हालात। बाबा के अनुयायी भी दावा करते हैं कि वे सुभाष चंद्र बोस थे। उनका कहना है कि बाबा अपने छिपने के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते थे। उन्होंने कहा कि उनके सामने आने से भारत को विश्व शक्तियों से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। दावा यह भी है कि नेताजी के कई रिश्तेदार भी गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। लीला रॉय की मुलाकात। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। No amount of Anglo-American propaganda can either ignore or fight the fact. ऐसी ही हस्तियों में एक थी
1922 में नेताजी के संपर्क में आई क्रांतिकारी लीला रॉय। उन्हें यकीन था कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई। नेताजी की तलाश उन्हें फैजाबाद के अयोध्या तक ले आई थी, जहां गुमनामी बाबा नाम के एक साधु के बारे में चर्चा थी कि वो ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनसे मुलाकात के बाद लीला राय ने कहा कि उन्हें यकीन है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं। क्या कहते हैं शोधकर्ता अनुज धर? शोधकर्ता अनुज धर ने अपनी किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में 1969 की अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक तस्वीर दी, जिसमें बोस की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया था, जो अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान पेरिस में वियतनामी प्रतिनिधि मंडल के साथ खड़ा था। किताब में दावा किया गया है कि गुमनामी बाबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान जी ने अपने प्रशंसकों से कहा था कि वे वियतनाम और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता में मौजूद थे। कई देशों में रहे थे गुमनामी बाबा। बाबा खुद के सोवियत संघ जाने और फिर वियतनाम युद्ध में भाग लेने की बात करते थे और लोक हित में छिपने के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते थे। नेताजी 17 अगस्त 1945 को बैंकॉक हवाई अड्डे पर अंतिम बार देखे गए थे और इसके बाद से उनके बारे में कोई खबर नहीं है। मुखर्जी आयोग ने भी किया था इशारा। सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर गठित मुखर्जी आयोग ने विमान हादसे में नेताजी की मौत को खारिज कर दिया था। आयोग ने उनकी गुमशुदगी से जुड़े 5 सिद्धांत सामने रखे थे, जिसमें गुमनामी बाबा का जिक्र भी था। लेकिन इससे अलग ये मानने वाले और दावा करने वाले कई लोग हैं कि दरअसल सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश में हो गई थी। इसी सिलसिले में लंदन की एक वेबसाइट ने बोस के आखिरी दिन की पूरी कहानी कुछ गवाहों के हवाले से बयां की है और दावा किया है कि नेताजी की मौत से जुड़े उसके तथ्य एकदम सही है। लंदन की एक वेबसाइट bosfiles.info ने दावा किया है कि 5 चश्मदीद नेताजी की रहस्यमय गुमशुदगी का 71 साल पुराना रहस्य तोड़ रहे हैं। 5 गवाहों में 1945 में ताइवान के एक अस्पताल में काम करने वाले 2 डॉक्टर तानियोशी योशिमी और सुरुता, उसी अस्पताल की एक नर्स शान पीशा, नेताजी की बातों का अनुवाद करने वाला एक दुभाषिया नाना मुरा, नेताजी के एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान शामिल हैं। इन 5 गवाहों की गवाही को अगर सच माना जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें ताइवान के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। 5 में से 4 गवाहों ने नेताजी को इसी अस्पताल में देखा। 5 गवाह यही कह रहे हैं कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 की रात में हो गई थी। वेबसाइट के मुताबिक नेताजी की मौत के सबसे करीबी गवाह थे उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान खान। हादसे के 6 दिन बाद यानी 24 अगस्त 1945 को ही एक लिखित बयान में हबीबुर रहमान ने कहा कि अपनी मौत से पहले नेताजी ने कहा था कि मेरा अंत करीब है और मैं ये संदेश देशवासियों तक पहुंचा दूं। संदेश ये कि मैं अपने अंतिम पल तक देश की आजादी के लिए लड़ा और अब मैं उसी आजादी की खातिर अपनी जान दे रहा हूं। हे देशवासियों, तुम आजादी की जंग जारी रखना। भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आजाद हिंद जिंदाबाद। दिलचस्प बात यह है कि भारत के लिए नेताजी का अंतिम संदेश देने वाले उनके सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और वहीं बस गए। लंदन की ये वेबसाइट जैसे नेताजी की मौत के कुछ घंटों का पूरा खाका खींचती है। लंदन के वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे ने
वेबसाइट के जरिए नेताजी के डॉक्टर तानियोशी योशिमी के इंटरव्यू का हवाला दिया है। इस डॉक्टर ने ये कथित इंटरव्यू 1995 को दिया था। डॉक्टर तानियोशी योशिमी का कहना था कि उसे कहा गया था कि किसी भी कीमत पर इस अहम शख्सियत की जिंदगी बचानी होगी। दावा है कि तानियोशी ने उनसे पूछा था कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोस ने जवाब दिया, मुझे लग रहा है जैसे खून मेरे सिर की ओर दौड़ रहा है, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक प्लेन गिरने के बाद भी वो दोनों जिंदा थे। नेताजी को उन्होंने विमान के आगे के हिस्से से बाहर निकलने की सलाह दी, लेकिन आगे का हिस्सा तो आग से घिरा हुआ था। चश्मदीद के बयान को सच माना जाए तो नेताजी और कर्नल जलते हुए विमान से आग के बीच दौड़ते हुए बाहर निकले और जमीन पर जा गिरे। कर्नल का कहना है कि उसने देखा कि नेताजी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। किसी तरह आग बुझाई गई, लेकिन तब तक नेताजी का जिस्म काफी जल चुका था और उनके माथे पर एक बड़ा और गहरा जख्म था। इस बात की तस्दीक नेताजी का इलाज करने का दावा करने वाले 2 डॉक्टर भी करते हैं। वेबसाइट के दावे के अनुसार डॉक्टर तानियोशी योशिमी ने कहा कि जब नेताजी को बिस्तर पर लिटाया गया तो मैंने खुद उनके जख्म साफ किए, मरहम लगाया और पट्टी की। वो बुरी तरह जली हुई हालत में लाए गए थे। खास तौर पर उनका सिर, सीना और जांघें बुरी तरह से झुलसी हुई थी। सिर पर नाम मात्र के बाल बचे थे और उन्हें पहचान पाना आसान न था। वेबसाइट के मुताबिक नेताजी बेहोशी और होश के बीच में थे। अस्पताल में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए तुरंत एक दुभाषिए को दौड़ाया गया। डॉक्टर के बयान के मुताबिक वो दुभाषिया भी नेताजी को पहचानता था। वो पहले भी उनके लिए काम कर चुका था। वो दुभाषिया भी नेताजी की मौत का गवाह बना। नानामुरा नाम का एक दुभाषिया तुरंत ही सरकार की तरफ से भेजा गया। 18 अगस्त 1945 का वो दिन बीत रहा था। सूरज ढल चुका था, अंधेरा फैल रहा था। उसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखें भी बंद होने लगी थीं। वो अगला सूरज नहीं देख सके। डॉक्टर तानियोशी योशिमी ने बताया कि चौथे पहर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, सांसें टूटने लगी और वो आधी बेहोशी में चले गए। बीच बीच में बुदबुदाते हुए वो कोमा में चले गए थे। रात के 11 बज चुके थे। नेताजी दोबारा कभी होश में नहीं लौटे। तो दोनों बातों के लिए अलग अलग तर्क हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मौत की इस गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हुई, तो कुछ का मानना है कि बाद में भी वो जीवित रहे। आगे आपको बताएंगे कि नेताजी के परिवार, उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, अनुजधर क्या सोचते हैं, इन तमाम लोगों की क्या राय है इस गुत्थी को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेताजी की मौत से जुड़े जितने भी विवाद हैं उस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आइए आपको सुनवाते हैं कि नेताजी के रिश्तेदार हों या फिर उन पर रिसर्च करने वाले अनुजधर हों या फिर दूसरे रिसर्चर्स, क्या कहना है उनका। जस्टिस मुखर्जी ने इस बार उन्होंने बोला कि प्लेन क्रैश जो घटना है वो झूठी है। आज तक जितना भी दस्तावेज सामने आ रहे हैं उसमें से सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कोई भी विमान दुर्घटना में नहीं हुआ था। अब जब इतना स्पष्ट हो गया है कि वहाँ उस जमाने में कोई हवाई जहाज गिरा ही नहीं, मौत कहाँ से हो? कभी भी यह निश्चित नहीं हो पाया कि नेताजी की मौत जो है उस विमान दुर्घटना में हुआ था। हाँ, और बहुत सारी फाइलें हैं क्योंकि ये शुरुआत है। सिर्फ 33 फाइलें बाहर आएंगी अभी 41 में जो प्रधानमंत्री कार्यालय में। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलें हैं, अभी विदेश मंत्रालय की फाइलें हैं, अभी रॉ के अंदर फाइल भी होनी चाहिए, रूस के अंदर फाइलें वो हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है, शुरुआत अभी हुई है। अभी तो देखते हैं क्या निकलता है। 60,000 पेजेस आपका दस्तावेज है, ये पूरा सामने आने का तो टाइम का जरूरत है। अब 70 साल से इसको छिपाया गया है, दबाया गया है, तो अब तो कुछ तो टाइम देना है। लेकिन जब तक पूरे जो रशिया के आर्काइव्स की KGB की फाइल्स हैं, जो M15 की फाइल्स हैं, जो उस जमाने की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एलाइड इंटेलिजेंस की फाइल्स हैं, जब तक ये सारी फाइल्स बाहर डिक्लासिफाई होकर नहीं आती, केवल यहाँ की फाइल्स डिक्लासिफाई होकर आने से कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ सामने आ जाए। मैं एज ए जर्नलिस्ट पूरे इशू को देखा हूँ, पिछले 15 साल में मैंने पूरी इंक्वायरी करी है, तो मुझे प्लेन क्रश की थ्योरी में एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। एक जो जस्टिस मुखर्जी को नज़र नहीं आया, दो मुझको ये एविडेंस नज़र आ रहा है कि वो रूस में हो सकते थे उस ज़माने में, जो मुखर्जी को नज़र आ रहा है। जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में भी उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो रूस की तरफ वो गए थे। मेरा मानना है एज ए पत्रकार कि वो रूस में थे उस ज़माने में, इसमें मैं कन्विंस हूँ पर्सनल लेवल पे। तीसरा, मुझे कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा जो ये दर्शाए कि उनको वहाँ मार दिया गया, इसमें कोई सेंस नज़र नहीं आती। उसका एक मोटा कारण ये है कि स्टालिन नेहरू को पसंद ही नहीं करते थे, तो वो जिस आदमी को पसंद नहीं करते हैं उसके लिए वो एक ऐसे आदमी को कैसे मार सकते हैं जो खुद उनके पास में अपने आप आया था, और उसकी उन्होंने पहले ही मदद की थी। जब नेताजी सन 41 में हिंदुस्तान से जर्मनी भाग के गए थे तो रूस ने उनकी मदद की थी, नहीं तो वो काबुल में ही पकड़ के उनको मार दिया गया होता। देखिए, सच क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उस काल के अंदर भी कुछ फाइलें हैं जिन फाइलों को नष्ट किया गया। नेहरू जी आज़ाद हिंद स्मारक पर नहीं पहुँचे। अब क्यों नहीं पहुँचे, मेरे ख्याल में इस पर भी अध्ययन होना चाहिए, और इसके विषय में भी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी जो देश का एक भावी प्रधानमंत्री था और जिसके शेड्यूल में ऐसा था, और वो वहाँ क्यों नहीं गया। मैं इतना फ़र्क करूँगा 45-47 के बीच नेहरू का और इनका, कि जहाँ सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ नेहरू जो है आज़ाद भारत में है, उनको क्या मिलेगा, वो उस पोजीशन को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल ये जितने भी सवाल हैं, उन सवालों को उठाने की कई वजह हैं। एक बड़ी वजह थी, वो थी नेताजी का खजाना, यानी आजाद हिंद फौज का खजाना। ये सब जानते हैं कि नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज की नींव रखी तो उनकी आंखों में एक बड़ा सपना था, आजाद भारत का। इस लड़ाई के लिए उन्होंने आम लोगों से दान मांगकर एक बड़ा खजाना भी जमा किया। सवाल है कि अगर नेताजी प्लेन क्रैश के बाद गुम हो गए या कहीं नजर नहीं आए तो उस खजाने का क्या होगा। मीडिया को मिली कुछ फाइलों की जानकारी एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। खुलासा ये कि नेताजी के खजाने को साजिश के तहत लूट लिया गया, और इस लूट की पूरी जानकारी नेहरू सरकार को थी। नेताजी का खजाना। जनवरी 1945 में बर्मा में नेताजी के जन्मदिन पर आजाद हिंद फौज के लिए भारतीयों ने दिल खोलकर दान दिया था। 80 किलोग्राम सोना और 2 करोड़ रुपए कैश नेताजी के पास था। नेताजी की मौत के बाद सिर्फ 11 किलोग्राम सोना पाया गया। इसमें ज्वेलरी, सोने के सिक्के और ईंटें भी शामिल थीं। ये सब आजाद हिंद बैंक में जमा कराया गया था। मौजूदा दौर के मुताबिक इस खजाने की वैल्यू 700 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी गई है। खजाने से क्या मिला? एस.ए. अय्यर और रामामूर्ति को नेताजी की मौत के बाद में ये सोना मिला। नेताजी की मौत के बाद सिर्फ 11 किलोग्राम सोना पाया गया। जली हुई अंगूठियां, पिने और गले के कुछ हार थे। अय्यर और मूर्ति पर नेताजी के खजाने की हेराफेरी का आरोप था। किस पर था नेताजी के खजाने को लूटने का शक? एस.एस. अय्यर, नेताजी की आजाद हिंद गवर्नमेंट में पब्लिसिटी मिनिस्टर। एम. रामामूर्ति, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड, नेताजी के करीबी। सितंबर 1945 में अय्यर और मूर्ति को ही आखिरी रस्म के तौर पर नेताजी की अस्थियां दी गई थी। दावा है कि इसी के साथ उन्हें वहां सोना भी सौंपा गया था जो आखिरी वक्त में नेताजी के पास था। अय्यर के बेटे और आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर एस. त्यागराजन का कहना है कि उनके पिता पर लगे खजाने की हेराफेरी के आरोप बेबुनियाद हैं। उनके पिता के पास नेताजी से जुड़ा कोई सोना नहीं था। वहीं मूर्ति के भाई जे. मूर्ति के बेटे आनंद मूर्ति भी आरोपों से इनकार करते हैं। 1947 के बाद नेताजी के खजाने को लेकर क्या हुए थे दावे? नवंबर 1947 टोक्यो में भारत के पहले इंडियन लाइजन मिशन के हेड रहे बेनेगल रामा राव ने नेहरू सरकार को खत लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी के खजाने और उनके साथ आखिरी वक्त तक मौजूद रहे
बेशकीमती सामान के साथ रामामूर्ति ने हेरा फेरी की है। मई 1951 टोक्यो में ही इंडियन लायजन मिशन के हेड रहे के चट्टूर ने लिखा कि नेताजी के खजाने के अचानक गायब होने में उनके करीबी रहे रामामूर्ति और अय्यर की कोई न कोई भूमिका है। 1952 दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रहे आर.डी. साठे ने नेहरू सरकार को बताया कि नेताजी के पास जो खजाना था वो उनके अपने वजन से ज्यादा था। ऐसे में उनकी मौत के बाद खजाने का क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। 1955 टोक्यो में भारत के राजदूत रहे ए.के. डार ने नेहरू सरकार को भेजे लेटर में कहा, सरकार को सार्वजनिक तरीके से ये जांच करानी चाहिए कि नेताजी के खजाने को गायब करने वाले लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल भारत ने गंवा दिए। 1956 नेताजी के लापता होने की जांच के लिए बनी शाहनवाज कमेटी ने आजाद हिंद फौज के गायब हुए खजाने के लिए अलग से जांच कराने की सिफारिश की। 1957 बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड रहे देवनाथ दास ने शाहनवाज कमेटी को बताया कि नेताजी ने आजाद हिंद बैंक से 1 करोड़ रुपए कैश और 17 सील बंद बक्सों में सोने की ईंटें निकालकर अपने पास रखी थीं। 1971 नेताजी से जुड़े राज की जांच के लिए बने जस्टिस जी.डी. खोसला के कमीशन के सामने 2 गोपनीय लोगों ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि नेताजी का खजाना उनकी मौत के तुरंत बाद हड़प लिया गया था। इसमें रामामूर्ति और उनके भाई जे मूर्ति की भूमिका हो सकती है। 1978 मोरारजी देसाई की सरकार ने 18 पेज का सीक्रेट नोट तैयार किया था, जिसमें नेताजी के करीबी कुंदन सिंह के हवाले से बताया गया था कि नेताजी के पास 4 बड़े बक्सों में ज्वेलरी थी जो भारतीय महिलाओं ने उन्हें अंग्रेजों से जंग लड़ने के लिए दान में दी थी। नेहरू सरकार पर क्या लगे आरोप? डिप्लोमेट्स की जानकारी को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नजरअंदाज कर दिया। 1952 में नेहरू ने यह ऐलान भी कर दिया कि ताइवान में प्लेन हादसे में नेताजी की मौत हो चुकी है। 1953 में अय्यर को नेहरू सरकार की पंचवर्षीय योजना में पब्लिसिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। नेहरू सरकार ने 1947 से 1968 तक नेताजी के परिवार की जासूसी भी कराई। तो विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात सच है कि नेताजी के नाम से आज भी हिंदुस्तान में करोड़ों दिल धड़कते हैं। नेताजी उनके दिलों में बसते हैं। आज भी उनकी आवाज युवाओं को प्रेरित करती है। आज भी नेताजी उनके दिलों में जिंदा है। इसलिए हम कह रहे हैं, सुभाष कभी मरते नहीं।